हेलो एवरीवन। तो चलिए अपन इंड एस 115 का एक कंसेप्ट इसमें समझेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इस कंसेप्ट का। एक कौन सा कंसेप्ट है? रीपर्चेस एग्रीमेंट। रीपर्चेस एग्रीमेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मैं एज एन एंटिटी जो इंड एस फॉलो करती है, जो इंड एस 115 फॉलो करती है, मैंने मेरे कस्टमर को कुछ माल बेचा और इन फ्यूचर वो माल क्या होने वाला है? रीपर्चेज होने वाला है, यानी मेरे पास वापस आने वाला है। ये हो गया इसका सीधा सिंपल सा मतलब। ठीक है, यानी एन एग्रीमेंट वेयर एंटिटी सेल्स एन असेट एंड प्रोमिस या ऑप्शन टू रीपर्चेज द असेट। मतलब या तो हमारी एंटिटी के ऊपर, जो हम एज एन एंटिटी जो असेसी हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं, या तो उनके पास ऑब्लिगेशन होगा, वो प्रॉमिस कर देंगे कि हमारे पास ऑब्लिगेशन है रीपर्चेज करने का, यानी हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या फिर हमारे पास ऑप्शन होगा। मतलब या तो मैं ऑब्लाइज्ड होऊंगा, कंपल्सरीली मुझे आगे जाकर के परचेज करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मुझे रीपर्चेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग तीन तरह से होगी, तीन फॉर्म्स हैं इसके। कौन से हैं? एक होता है फॉरवर्ड, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। क्या होता है फॉरवर्ड? हियर इन दिस केस ऑफ एग्रीमेंट एंटिटी सेल द असेट एंड एंटिटी हैव ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेज द असेट। यहाँ पर क्या है? हमारे पास ऑब्लिगेशन है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट में क्या है? हमारे पास ऑब्लिगेशन है कि हमें आगे जाकर के वो पीरियड, वो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म होने के बाद हमें आगे जाकर के रीपर्चेज करना ही है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? सेल द असेट एंड एंटिटी हैज राइट या ऑप्शन टू रीपर्चेज द असेट। फॉरवर्ड में कंपलसरी है रीपर्चेज करना। कॉल ऑप्शन में हमारे पास राइट है कि हम रीपर्चेज करें या ना करें। ठीक है। तीसरा क्या है? पुट ऑप्शन। हियर इन दिस केस ऑफ एग्रीमेंट एंटिटी सेल द असेट एंड एंटिटी हैज ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेज असेट एट कस्टमर रिक्वेस्ट। यानी यहां पर क्या है? कस्टमर के पास ऑप्शन है। तो फॉरवर्ड, अगर अपन फॉरवर्ड एग्रीमेंट की बात करें तो यहां पर तो हमेशा कंपलसरी है रीपर्चेज। कॉल ऑप्शन में एंटिटी के पास ऑप्शन है और पुट ऑप्शन में कस्टमर के पास ऑप्शन है। समझ में आगे बात? तीनों में फर्क ये होता है कि फॉरवर्ड कंपलसरी रीपर्चेज, कॉल ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है रीपर्चेज करने का कि हमें रीपर्चेज करना है या नहीं, होगा हम तो पैसे देंगे ऑब्वियसली इस चीज़ के। हम अगर रीपर्चेज कर रहे हैं, भाई मैंने सेल करी यानी मेरे पास पैसा आया, मैं रीपर्चेज करूंगा तो मुझे पैसा देना है। और पुट ऑप्शन में क्या है? कस्टमर के ऊपर है ये कि कस्टमर आकर के बेचता है हमको, कस्टमर आकर वापस हमें वो प्रोडक्ट देता है या नहीं देता है। कस्टमर कैसे देगा? बहुत ही नॉर्मल सी बात, अगर उसको बाहर मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रही होगी तो वो हमारे पास नहीं आएगा, अगर उसको बाहर मार्केट में कम प्राइस मिल रही होगी तो वो हमारे पास आएगा। आगे अपन इसकी पूरी अकाउंटिंग समझेंगे। ठीक है, चलो अपन समझते हैं आगे। अकाउंटिंग देखते हैं अपन फॉरवर्ड या फिर कॉल ऑप्शन की। फॉरवर्ड और कॉल ऑप्शन की एक ही तरीके अकाउंटिंग होगी, पुट ऑप्शन की अलग से होती है। पुट ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है, वो अपन जैसे जैसे समझेंगे अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड और कॉल ऑप्शन में हमारे पास दो केस होते हैं, केस वन केस टू। केस वन क्या है? रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन और इक्वल टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर मान लो कि हमारी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 लाख की है, जो हमारी रीपर्चेज प्राइस है, जो एग्रीड रीपर्चेज प्राइस है, वो मान लो 7 लाख की है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। भाई ओरिजिनली तो हम तीनों केस में सेल ही करेंगे, रीपर्चेज करने का कंसेप्ट है ये, तो यानी सेल तो होगा पहले तभी तो रीपर्चेज होगा। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी? 5 लाख, और जो हमारी रीपर्चेज प्राइस है वो कितनी? यहाँ पे 7 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे अपन? इट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट दैट इज लाइबिलिटी दैट इज अकाउंटेड एज पर इंड एस 109। इंड एस 109 में अपन क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंड एस 109 की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसमें सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। तो इस केस में अगर रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन और इक्वल टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो अपन क्या मानेंगे? इसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट मानेंगे और उसको लोन की अकाउंटिंग करेंगे एज पर इंड एस 109। यानी अगर अपन एंट्री वाइज देखें, इसको अकाउंटिंग वाइज देखें प्रॉपर, तो क्या होगा? इनिशियल सेल कंसीडरेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी मेरे पास पैसा आया, भाई आज मेरे पास पैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि आज तो मैं सेल कर रहा हूँ, मैं इसको कहाँ रिकॉग्नाइज कर दूंगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी में। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग अपन कहाँ करते हैं? इंड एस 109 में करते हैं। ये अपने को बात पता है, अगर आपने इंड एस 109 पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने इंड एस 109 करा हुआ होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनिशियल सेलिंग प्राइस और रीपर्चेज प्राइस के बीच में एक डिफरेंस भी है, बिल्कुल है। ये देखो, इनिशियल सेलिंग प्राइस हमारी 5 लाख की है और जो रीपर्चेज प्राइस है वो हमारी 7 लाख की, यानी डिफरेंस कितने का है? 2 लाख का है। 2 लाख क्या है? ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट एज पर इंड एस 109, सिंपल 109 के हिसाब से हमारी फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होगी। क्या करते हैं अपन इंड एस 109 में? अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है या फाइनेंशियल असेट होता है, उसको अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं आज की डेट पे। उसमें हम फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते हैं, जिससे आगे जाकर के उसकी जो हमारे एग्रीड प्राइस होती है वो फाइनेंस कॉस्ट ऐड होने के बाद वो इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, वो आ जाती है। यानी अपन आज इसको किस फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे? 5 लाख पे। 5 लाख पे, और फिर इस पर फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होगी, कितनी होगी? 2 लाख की, जिससे आगे जाकर के वो 7 लाख हो जाएगा। और फिर वो 7 लाख क्या होगी? हमारी रीपर्चेज प्राइस होगी।
यानी एक तरह से 7 लाख को अपन फ्यूचर वैल्यू को अपन प्रेजेंट वैल्यू में ले आए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। और वही 5 लाख तो आज हमें कैश या बैंक के रूप में मिला है, यानी आज हमें मिला, फ्यूचर में हमें रीपरचेज करना है। यानी आज मेरे को लोन मिल गया 5 लाख का, फ्यूचर में मुझे रीपरचेज करना पड़ सकता है, यानी मेरे को पैसा वापस देना पड़ सकता है। किसको, कस्टमर को। क्यों, क्योंकि कस्टमर रीपरचेज कर सकता है। ठीक है, चलो तो अब अगर अपन कॉल ऑप्शन और फॉरवर्ड अरेंजमेंट में समझे तो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या हमारी रीपरचेज प्राइस हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कम है या ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, जो हमें आज पैसा मिला उसको हम एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझेंगे, उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी जब फिगर्स भी आएंगे। अभी आप इसको थ्योरेटिकली एक बार देखो, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल सेलिंग प्राइस यानी 5 लाख एंड रीपरचेज प्राइस 7 लाख विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंस कॉस्ट। यानी अभी फाइनेंस कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, when repurchase is done then financial liability will be finished and amount will be paid। रीपरचेज का क्या मतलब हुआ, कस्टमर ने रीपरचेज करा, यानी कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस दे दिया अपने को, अपने पैसे वापस देने पड़ेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे कितना फिगर आ जाएगा, 7 लाख का फिगर आ जाएगा, 7 लाख का फिगर आ जाएगा। वही हमारी रीपरचेज प्राइस कैसे आई कि भाई इनिशियली तो अपन ने हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी 5 लाख पे रिकॉर्ड करी थी, ओवर द पीरियड हम उसमें फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते रहे ₹2 लाख की, तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी का बैलेंस कितना हो गया, 7 लाख का हो गया। यही अपन इंड AS 109 में इसी की चीज़ की अपन अकाउंटिंग करते हैं, बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने उसके कर रखे हैं। और ये आपको समझ में भी तब आएगा जब आपने इंड AS 109 कर रखा होगा। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि अपन फाइनेंशियल लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ये मान लो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख की है, ओवर द पीरियड अपन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि 2 लाख का है, और आगे जाकर के हमें वो पैसा रीपे करना होता है, यानी 7 लाख। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है, आ गई। अब ऊपर अपन ने क्या केस पढ़ा, जब रीपरचेज प्राइस मोर देन इक्वल टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर रीपरचेज प्राइस इज लेस देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है तो क्या करें, अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी 5 लाख की थी वही रहेगी वो तो। मान लो हमारी रीपरचेज प्राइस 3 लाख की है, यानी हमारी रीपरचेज प्राइस कितनी है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कम है। रीपरचेज प्राइस इज लेस देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लीज अरेंजमेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट एंड डिपॉजिट लायबिलिटी अप टू रीपरचेज प्राइस एंड बैलेंस अनअर्न्ड इनकम हमारी कैलकुलेट होगी। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इनिशियल सेल कंसिडरेशन जब हमें मिला विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिपॉजिट लायबिलिटी एंड अनअर्न्ड इनकम। यानी हमें जो आज ये इनिशियल कंसिडरेशन मिला सेल का 5 लाख का, उसको अपन 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक होगी हमारी डिपॉजिट लायबिलिटी, दूसरी होगी हमारी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। डिपॉजिट लायबिलिटी में क्या आएगा, रीपरचेज अमाउंट आएगा, यानी डिपॉजिट लायबिलिटी अप टू रीपरचेज अमाउंट। यानी एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से क्या हुआ, हमने क्या करा, लीज ट्रांजेक्शन में अपन एंटर हुए। ऊपर तो अपन फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में एंटर हुए थे, लोन की अकाउंटिंग अपन ने ऊपर करी थी। यहाँ पर अपन किसकी अकाउंटिंग करेंगे, लीज ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करेंगे, लीज अरेंजमेंट की अकाउंटिंग करेंगे। लीज का मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी अकाउंटिंग अपन इंड AS 116 में पढ़ते हैं, इंड AS 116 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अपन उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे इतना समझो कि अगर हमारी रीपरचेज प्राइस लेस देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है तो हमारे कैश या बैंक में कितना पैसा, आज हमको टोटल कितना मिला, 5 लाख का मिला हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। डिपॉजिट लायबिलिटी में अप टू रीपरचेज अमाउंट आएगा, रीपरचेज अमाउंट मतलब 3 लाख, 3 लाख। तो बचा हुआ क्या गया, अनअर्न्ड इनकम हो गई हमारी, अनअर्न्ड इनकम। भाई मतलब 5 लाख में से 3 लाख तो अपन ने अर्न कर लिया, क्यों, क्योंकि ये रीपरचेज प्राइस है। समझ में आ गई आपको बात। अभी अपन जब इंड AS 116 के क्वेश्चन करेंगे तब इस चीज़ को अपन और अच्छे से वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप यहाँ पे इतना समझ के रखो कि जब अपनी रीपरचेज प्राइस लेस देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, यानी 3 लाख इज लेस देन 5 लाख, तो हमारी कैश एंड बैंक में तो हमको पूरा का पूरा 5 लाख आज मिला, क्योंकि सेल तो हुई ना, सेल तो हुई। उसमें से हमारी जो रीपरचेज प्राइस है वो हमारी डिपॉजिट लायबिलिटी में काउंट हो जाएगी, और जो हमारी अनअर्न्ड इनकम है वो बची हुई रह जाएगी हमारी 2 लाख रुपए की। ठीक है, चलो फिर अपन क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम, ये जो अनअर्न्ड इनकम है यानी सेल कंसिडरेशन माइनस डिपॉजिट लायबिलिटी 5 लाख माइनस 3 लाख विल बी रिकॉर्डेड ओवर द पीरियड ऑफ एस इनकम, यानी अनअर्न्ड इनकम टू लीज इनकम। ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ये इनकम हमें रियलाइज भी तो होगी। अनअर्न्ड का मतलब अभी अपन ने अर्न नहीं करी, तो ड्यूरिंग द फुल, जैसे मान लो 1 साल का पीरियड है रीपरचेज का, तो इस 1 साल के दौरान ये इनकम अर्न होगी, तो अपन क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम टू लीज इनकम, यानी ये P&L में चला जाएगा। ठीक है, व्हेन रीपरचेज इज डन डिपॉजिट लायबिलिटी इज फिनिश्ड एंड अमाउंट विल बी पेड बाय बैंक। यानी जैसे अपन ने ऊपर क्या करा था, अपन ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक करा था, फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हुई थी और हमने रीपरचेज करा था तो उसको कैश या बैंक से पेमेंट करा था। यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट लायबिलिटी खत्म होगी। रीपरचेज प्राइस कितनी है यहाँ पे, 3 लाख की, 3 लाख की। डिपॉजिट लायबिलिटी भी कितनी है, 3 लाख की, अप टू रीपरचेज प्राइस अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट लायबिलिटी टू कैश या बैंक 3 लाख में अपन ने इसको रीपरचेज कर लिया, किससे, कस्टमर से। तो ये क्या था हमारा अकाउंटिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड कॉल एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कर रहे हैं ये है कॉल ऑप्शन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन में क्या होता है, अपन ने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर कस्टमर के पास राइट होता है,
कस्टमर के पास राइट होता है, या फिर मैं बोलूँ ऑप्शन होता है। ठीक है, कस्टमर आए या ना आए। कस्टमर कब आएगा भाई? कस्टमर हमारी एंटिटी के पास तभी आएगा जब उसे हमारी एंटिटी से कम प्राइस मार्केट में, ज़्यादा प्राइस मार्केट में मिल रही होगी, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। भाई मान लो कि मेरे को मार्केट, कस्टमर के पास मार्केट में बेचने का ऑप्शन है 10 लाख में, हमारी रीपर्चेज प्राइस है 7 लाख, तो 7 लाख में हमको क्यों बेचेगा? वो तो मार्केट में जाएगा ना, वो तो मार्केट में जाएगा। हाँ, मान लो कि मार्केट की प्राइस 7 लाख है, हमारी रीपर्चेज प्राइस 10 लाख है, तो क्या हमारे पास आएगा? हमारे पास उसको आकर के ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी डस कस्टमर हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव टू एक्सरसाइज द राइट, दैट इज इट प्रोबेबल दैट कस्टमर विल एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन? अगर आंसर आता है इसका यस कि हाँ कस्टमर आ सकता है, फिर अपन चेक करेंगे क्या रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द असेट। यानी रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होगी, तभी तो वो हमारे पास आएगा। जैसे मेरे एग्जांपल में रीपर्चेज प्राइस 10 लाख की, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 7 लाख की, 10 लाख इज मोर देन 7 लाख, तभी तो हमारे पास आकर के रीपर्चेज करेगा, जब भी तो अपन उसको 10 लाख देंगे। मार्केट में जाएगा तो उसको सिर्फ 7 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये अपन ने हुआ कि अगर रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, फिर अपन करेंगे चेक अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एंड कॉल ऑप्शन एंड डू अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली। यानी अगर अपन ने ये स्टेप देख लिया कि रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ असेट, फिर अपन वापस से हमारे जो अपन ने कॉल और फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाली अकाउंटिंग करी थी, वो अकाउंटिंग इसमें कर देंगे। क्या ये चेक करने के बाद ये अपने को फर्स्ट स्टेप में ये चेक करना है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हाँ, तो फिर अपन कॉल ऑप्शन और फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाली इसमें अकाउंटिंग कर देंगे। अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न की तरह इसकी अकाउंटिंग करेंगे। सेल विद राइट ऑफ रिटर्न का ऑलरेडी अपन ने एक क्वेश्चन यूट्यूब पर कर रखा है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक तो इन्वेंट्री एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्वेंट्री एसेट, एक रीस्टॉकिंग फीस अपन ने उसमें करी थी, एक क्वेश्चन करा था अपन, छोटा सा एग्जाम्पल था, वो आपको ध्यान हो, आपने देखा हो तो, उसमें अपन ने रीस्टॉकिंग फीस को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, 103 की था आई थिंक, ऐसा कुछ था, 3 का फिगर था उसमें, छोटा था। ठीक है, अब अपन ने ऊपर जो भी 2 केस पढ़े, फॉरवर्ड एग्रीमेंट पढ़ा, कॉल ऑप्शन पढ़ा, पुट ऑप्शन पढ़ा, वहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं ऑप्शन है आने का, क्या रीपर्चेज करने का। भाई ये भी तो हो सकता है कि रीपर्चेज ना करे, जरूरी थोड़ी कि हर बार रीपर्चेज होगा। तो इन ऑल द अबव केसेस रीपर्चेज एग्रीमेंट, इफ रीपर्चेज ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज, देन अकाउंटिंग विल बी डन एज नॉर्मल सेल एंड एट लास्ट द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और डिपॉजिट लायबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल। यानी जहां अपन वो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक कर रहे थे, डिपॉजिट लायबिलिटी टू बैंक कर रहे थे, वहाँ ये नहीं होगा। वहाँ पे अगर उसने रीपर्चेज ऑप्शन अगर एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, रीपर्चेज ही नहीं हुई, तो अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी टू रेवेन्यू या फिर डिपॉजिट लायबिलिटी टू रेवेन्यू, वो हमारा हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अभी तो हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी में पढ़ा हुआ है वो अमाउंट, क्यों, क्योंकि रीपर्चेज हो सकता है। अगर रीपर्चेज ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसको अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी टू सेल्स रेवेन्यू, डिपॉजिट लायबिलिटी टू सेल्स रेवेन्यू की तरह से। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, समझ में आ गई। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन उसको समझने के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी था। An entity enters into a contract with a customer for the sale of tangible asset on 1st January 2001 for 1 million। यानी ये क्या हमारी इनिशियल सेलिंग प्राइस है, हमारी इनिशियल सेलिंग प्राइस 1 मिलियन की है। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ कॉल ऑप्शन दैट गिव्स द एंटिटी द राइट टू रीपर्चेज द असेट फॉर 1.1 मिलियन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2001। यानी रीपर्चेज प्राइस कितनी है, 1.1 मिलियन की है। चलो अपन देखते हैं, यानी इसमें हमारी इनिशियल सेलिंग प्राइस कितने की है, 1 मिलियन की, रीपर्चेज प्राइस कितने की है, 1.1 मिलियन की, यानी रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन इनिशियल सेलिंग प्राइस। चलो देखते हैं अपन अपना कौन सा केस अप्लाई हो रहा है इसमें। रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन, ये रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन इक्वल टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये हमारा केस बन रहा है इसमें। यानी अपन क्या करेंगे, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करेंगे और फाइनेंशियल लायबिलिटी अपन इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो अपन आंसर देख लेते हैं एक बार। Current case relate to call option provision of Ind AS 115 because entity have right to repurchase at 1.1 million on or before 31st December 2001. Sale consideration 1 million, repurchase price 1.1 million. Here, repurchase price is more than equal to sale consideration, thus it will be treated as a financial arrangement. So 1 million will be recognized as financial liability as per Ind AS 109 and difference of 0.1 million will be finance cost over the period. इसमें अपन से एंट्रीज नहीं पूछी थी तो अपन ने एंट्री नहीं करी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, अपने को एग्जाम में भी इतने लिख के आना है। एग्जाम में बोले कि पास एंट्रीज, तो अपने को एंट्रीज पास करनी है। अगर वो बोले कि एग्जाम में एंट्रीज पास करना, तो अपने को एंट्रीज पास करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारा कितना अमाउंट चला जाएगा आज, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर अपन ऊपर वाले अपने केस जो अपन ने पढ़े तो उससे देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना, 1 मिलियन, 1 मिलियन। फाइनेंशियल कॉस्ट 0.1 मिलियन ओवर द पीरियड। और जब हम इसको रीपर्चेज करेंगे, अगर रीपर्चेज हुआ तो कितना आएगा, 1.1 मिलियन। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को रीपर्चेज प्राइस और ओरिजिनल ये देखना, सबसे पहले तो ये कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन है तो उस अकॉर्डिंग करनी है, पुट ऑप्शन करनी तो भी अपने को क्या करना है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस देखनी है कैसी है।
अगर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस रीपर्चेज प्राइस इज मोर देन द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है तो अपने को वापस से किस पे जाना है, कॉल और फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाली अकाउंटिंग ही अपने को अल्टीमेटली इसमें करनी है। लेकिन अगर कम है तो अपने को सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न वाली अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन करके रखिएगा सारे अपडेट्स के लिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।